Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? पवनी। देखिए विंड्स जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी के प्रेशर में जो है इफेक्ट डालने के लिए। तो हवाओं का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहता है, ठीक है। और इन्हीं कारण से जो है यहाँ पर दशाएं जो है बदल जाती है। तो भूगोल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि पवनों की दिशा के कारण ही जो होता है सारे जो है नेचर में बदलाव देखने को हमें मिलता है। तो पवनों का जो है अपना एक विशेष स्थान है भूगोल में। तो हम सभी अध्ययन किया है कि वायुदाब का जो है विस्तरण सब जगह सामान्य नहीं होता है। यानी हमने अब तक तो ये बात जान ही लिया है कि वायुदाब का वितरण सामान्य नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वायुदाब के वितरण की इस असमानताओं को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। अंततः उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पर कि उच्च वायुदाब के क्षेत्र जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायुदाब के जो है अंतर के कारण क्षैतिज रूप में चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। यानी वायुदाब के अंतर के कारण क्षैतिज रूप में चलने वाले वायु को जो है पवन कहते हैं। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गति करते हैं तो उसे जो है वायु धारा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गति करते हैं तो उसे जो है वायु धारा कहते हैं। पवनें और वायु धाराएं मिलकर जो है वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि पवनें और वायु धाराएं मिलकर जो है वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि हम यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो साफ हो जाता है कि वायुदाब प्रवणता एवं पवनें आखिर क्या है। इसका मतलब वायुदाब की प्रवणता और पवन की गति में बहुत ही निकट का संबंध माना जाता है। दो स्थानों के बीच में वायुदाब का जितना अधिक अंतर होगा उतना ही पवन की गति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि वायुदाब की प्रवणता मध्य होगी तो पवन की गति भी कम होगी। तो ये साफ कर देता है कि वायुदाब प्रवणता एवं पवनें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम जो है इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में दर्शाया गया है पवनें और जो है प्रवणता में जो है संबंध किस प्रकार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो तरह की पेटियाँ जो है विकसित हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है उच्च आप देख सकते हो और निम्न वायुदाब जो है यहाँ पर विकसित हुई है। तीव्र प्रवणता और मध्य प्रवणता को दर्शाया गया है और इसके एम्बीब को भी दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे हमें पता चल जाता है कि तेज पवनें जो है कहाँ चलती है और दुर्बल पवनें कहाँ चल रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि तेज पवनें जो है ऊपर साइड जो है नीचे साइड चल रही है और ऊपर साइड जो है बहुत दुर्बल पवनें चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। दूसरा का पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये साफ कर देता है कोरियोसोल्स प्रभाव और पवनें। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वायुदाब की प्रवणता के अनुसार पवनें जो है समदाब रेखाओं को समकोण पर नहीं काटती है, वरना वह अपने मूल्य पथ से हट कर चली जाती है। पवन की दिशा में बदलाव का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन है और इसका जो है प्रतिपादन इस सन 1844 में जो है गैस पर्ट की डी यानी कोरियोसोल महादेव द्वारा किया गया था। इसे ही कोरियोसोल प्रभाव या कोरियोसोल बल भी कहा जाता है और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर हट जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। और इसे जो है फेरल्स का नियम भी कहते हैं। यानी फेरल के नियम के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही होती है। और विषुववर्ती वृत्त पर जो कोरियोसोल बल नग्न रहता है, यानी वहाँ पर जो है कोरियोसोल बल बहुत ही नग्न हो जाता है, परंतु ध्रुव की ओर जाने पर ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये यहाँ पर डायग्राम में भी ये बात दिखाया गया है कोरियोसोल बल के कारण जो है पवनें अपने दूर जो हट के कैसे चलता है। तो अब अपेक्षित झुकाव बल आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर जो ध्रुव का अधिकतम उत्तरी ध्रुव जो दिखाया गया है दाईं ओर विक्षेपित होना, ये स्वाभाविक बात यह दर्शाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है इसी किस प्रकार इसकी विषमताएं होती है। तो विषुववर्तीय वृत्त जो है विषम छेद शून्य और जो वायु और विक्षेपित ध्रुव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डायग्राम दर्शा रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि इसके पवनें का जो गति होगा किस प्रकार होगी और क्या इसका रीजन बनेगा। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ जो है विंड्स, कितने टाइप्स के विंड्स होते हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। हमारे समक्ष जो आया है महत्वपूर्ण टॉपिक पवनों के प्रकार। देखिए पवनों का प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो विंड्स होते हैं वो टाइप्स क्या है। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात भी है और अनुभव के लिए भी ज़रूरी रहेगा कि पवनों के प्रकार जानना हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प रहे। यहाँ पर पवनों के प्रकार की अगर बात करें तो मनुष्य कई पीढ़ियों से यह अनुभव करता आ रहा है कि संसार के कुछ क्षेत्रों में पवनें सारे वर्ष एक ही दिशा में चलती रहती है
और इन्हीं पवनों के कारण जो है मौसम का जो पैटर्न होती है वो बदलती रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सच्चाई है। और इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में पवनों के चलने की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती जाती है। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे ऋतु चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, वैसे ही जो है पवनों के जो चाल है वो बदल जाती है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें पवनें इतनी परिवर्तनशील होती है कि उनका कोई प्रतिरूप बता पाना कठिन होता है। यानी पवने का जो है दिशा इस प्रकार से निश्चित होती है कि उनको ये बताना संभव नहीं है कि पवने किस प्रकार और किस तरह से जो है आगे की तरफ चलेगी। धरातल पर चलने वाली पवनों को स्थूल रूप से 3 वर्गों में रखा गया है, जो हम पवनों के प्रकार के रूप में जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर स्थल के रूप में इसको 3 वर्गों में बांटा गया है पवनों के। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पहले प्रकार की बात करें तो भूमंडलीय या स्थायी पवने के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी जो है आवर्ती पवने हैं और तीसरे जो है अस्थानीय पवने। तो ये जो है हमारे विंड्स के टाइप्स है, यानी पवनों के प्रकार है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो है वह है भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवने की क्या विशेषता होती है, क्या होता है ये, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा बात। कहते हैं भूमंडलीय अस्थायी पवने सदैव एक ही दिशा से जो है वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती है। तो यहाँ समझ गए होंगे कि भूमंडलीय पवनें क्या होती है, जो कि उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है। और ये पवनें जो है महाद्वीप और महासागर से बहुत बड़े भाग पर चलती ही रहती है। और इसको जो है 3 उपविभाग में जो है विभक्त किया गया है, पूर्वी पवने, पश्चिम पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि भूमंडलीय पवने जो है 3 प्रकार से है, पूर्वी पवने, पश्चिमी पवने और ध्रुवीय पवने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है पूर्वी पवने। देखिए पूर्वी पवने के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं पूर्वी पवने, या इसको हम व्यापारिक पवने के नाम से भी जान सकते हैं, यानी इसको पूर्वी पवने और व्यापारिक पवने भी कहते हैं। ये जो है उस पोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुववर्तीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ये चलती रहती है। इन्हें जो है ट्रेड विंड भी कहते हैं, यानी इसे ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रेड जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पथ। ट्रेड को चलने का अर्थ है नियमित रूप से एक ही पथ पर निरंतर एक ही दिशा में चलना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। कई जगह ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्यापारिक पवने भी कहते हैं, इसके पूर्वी पवने भी कहते हैं। तो कई नाम है, लेकिन इसका कार्य एक ही है कि नियमित रूप से एक ही पथ पर निरंतर एक ही दिशा में ये चलती रहती है। अंततः इन्हें जो है सममांगी पवने भी कहते हैं, यानी इसका अगला नाम जो देखा जाए तो सममांगी पवने भी कहते हैं। और उत्तरी गोलोद में पूर्वी तथा संगामी पवने उत्तर पूर्व दिशा से तथा दक्षिण गोलोद में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है। तो इसको देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पैटर्न बनाती है। पूर्वी पवने जो है उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण में गोलोद में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। और सामान्य पवने जो है उष्ण कटिबंधीयों में मुख्यतः पूर्व दिशा से चलती ही रहती है। अंततः इन्हें जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवने भी कहते हैं। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवने, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको हम जब पिक्चर में देखेंगे, डायग्राम में शो करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाएगा। अगर हम दूसरे पवने की बात करें जो इसको हम पश्चिमी या पछुआ पवने भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पश्चिमी या पछुआ पवने क्या होती है। पश्चिम या पछुआ पवने जो है उस पोषण उच्च वायुदाब की पेटी से जो है अधर ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करने वाली है कि इसमें जो है पछुआ पवने उस पोषण उच्च वायुदाब की पेटी से जो है अधर ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। कहते हैं कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल जो के कारण ये पवने उत्तरी गोलोद से अपने दाईं ओर मुड़ कर चलती है। यानी कोरियोलिस बल के कारण जो है ये गोलोद में अपने दाईं ओर से मुड़कर चलती है। और यही इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। यानी ये जो है दाईं ओर मुड़ती है और इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। दक्षिण गोलोद में ये बाईं ओर मुड़कर चलती है और यहाँ इनकी दिशा उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। मुख्य दिशा पश्चिम होने के कारण इन्हें पश्चिमी पवने के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर, जहाँ पर भूमंडलीय पवनों को दर्शाया गया है।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इसके जो एरो दिखा रहे हैं वो भूमंडलीय पवनों की दिशा को जो है दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई क्षेत्र में जो है पवनों की ऊपर की तरफ उठ रही है, कभी पवनें नीचे की तरफ चल रही है, लेकिन नीचे साइड देखिएगा तो ऊपर की तरफ पवनें जो है काफ़ी चल रही है और कुछ पवनें जो है नीचे की तरफ जाइए है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है ये पवनें के अंतर्गत, और ये डायग्राम भी काफ़ी कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवनें से ही, इस नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि ध्रुव की तरफ चलती है। यानी ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो है ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायु दाब से जो है अध्र ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी देखा जाए तो पवनें जो है ध्रुवीय उच्च वायु दाब यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र से जो है अध्र ध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। और उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर, और इससे जो है फेरेल्स का नियम भी कहा जाता है। यानी इसको फेरेल के नियम के अंतर्गत भी परिभाषित किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आवर्तीय पवनें। देखिए आवर्तीय पवनें भी कई मायने में महत्वपूर्ण है। इन पवनों की दिशा जो है ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यानी आवर्तित पवनें जो होती है, पवनों की दिशा जो है ऋतु परिवर्तन के साथ ही बदलती रहती है। मानसून पवनें बहुत ही महत्वपूर्ण आवर्तित पवनें के रूप में समझा जा सकता है। कहते हैं मानसून पवनें जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, यानी इस मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका मतलब ही है मौसम। जो है पवनें ऋतु जो है परिवर्तन के साथ अपनी दिशा जो है पलट लेती है और उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। यानी देखा जाए तो ये ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा जो है पलट लेती है, उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें जो है समुद्र के स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से जो है समुद्र की ओर चलती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंपरागत रूप से इस पवनों की व्याख्या बड़े पैमानों पर चलने वाले समुद्री समीर और स्थल समीर की ओर जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो पवनों की व्याख्या बड़े पैमाने पर चलने वाले समुद्री समीर और स्थल समीर की ओर की जाती है। परंतु अब यह व्याख्या अधिक उचित नहीं समझी जा रही है, क्योंकि यह व्याख्या जो है बदल चुकी है। आज के युग में देखा जाए तो पवनों को सामान्य भूमंडलीय पवन व्यवस्था की संशोधित रूप माना जाता है। यानी आज के समय में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है कि पवनों को सामान्य भूमंडलीय पवन व्यवस्था की संशोधित रूप माना जाता है। एशियाई मानसून भूमंडलीय पवन और व्यवस्था और स्थानीय कारकों की पारंपरिक क्रिया के परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल या क्षोभ मंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो ये भी है कि इसका हम डायग्रामेटिक भी समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो कि एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा ग्रीष्म मानसून और एक शीत मानसून। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो भारत के साइड जो है उच्च दाब जो है निम्न दाब की तरफ चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हिंद महासागर में उच्च दाब उत्पन्न हो रही है तो ऊपर जाते जाते निम्न दाब में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ग्रीष्म मानसून जो होती है काफ़ी तगड़ी होती है। यानी दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि काफ़ी क्लियर है कि उच्च दाब से जो है निम्न दाब की तरफ जो है यहाँ पर पवनें चल रही है, और जिसके कारण जो है शीत मानसून जो उत्पन्न होती है और इसे शीत ऋतु भी कहते हैं। तो ये देखा जाए तो कई क्षेत्रों में इस बात के लिए ये उत्तरदायी होती है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलना एक स्वाभाविक बात रहती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म मानसून और शीत मानसून ने साफ जो है कर दिया है कि इसका जो है उच्च दाब से निम्न दाब और जो निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ जो है इसकी प्रक्रिया होती रहती है। मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण जो है चीन और जापान इसमें सम्मिलित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी प्रमुख होती है। कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण चीन और जापान इसके प्रमुख में से एक है। पवनें जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पलट लेती है,
मानसून पवन कहलाती है। तो ये हमारे डेफिनेशन के रूप में देखा जा सकता है कि पवनें जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पलट लेती है, मानसून पवनें कहलाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अस्थायी पवनें, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, स्थानीय पवनें। तो ये टाइप्स है पवनों की, जिसमें स्थायी पवनों के रूप में यह हमारे समक्ष आया है। अब हमने ये पृथ्वी तल पर चलने वाली प्रमुख पवनों के बारे में अध्ययन किया है, और ये पवनें पृथ्वी के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को समझने में बहुत काफ़ी सहायक सिद्ध भी हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ पवनें ऐसी भी है जो स्थानीय मौसम को काफ़ी प्रभावित करती है। सामान्यतः स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करती है, और ये जो है क्षोभ मंडल के निम्न भाग तक ही सीमित रहती है। कुछ स्थानीय पवनों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है, जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हो कि स्थानीय पवनें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पृथ्वी तल पर चलने वाले प्रमुख पवनों के बारे में अध्ययन हमें कराती है और समझाने की कोशिश भी करती है। लेकिन कहते हैं कुछ पवनें ऐसे भी हैं जो स्थानीय मौसम को काफ़ी प्रभावित करती है। सामान्यतः स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, और ये क्षोभ मंडल के जो है निम्न भाग तक ही सीमित रहती है। और कुछ स्थानीय पवनों का वर्णन हमें नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि पहला है हमारे समक्ष। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है हमारा समुद्री समीर तथा स्थल समीर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समुद्री जो है समुद्र समीर और स्थल समीर, कहते हैं समुद्र समीर और स्थल समीर जो है समुद्री तटों और झीलों के आसपास के क्षेत्र में चला करती है। और स्थल भाग और जल भाग के जो है अलग अलग ठंडा और गर्म होने के कारण उच्च निम्न वायु दाब बदलने के दैनिक क्रम देखते हैं। दिन के समय स्थल भाग जो है समुद्र या झील की अपेक्षा शीघ्र ही और अधिक गर्म हो जाती है। अंत स्थल भाग को ऊपर की वायु फैलती है और ऊपर जो है उठ जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी ये वायु दाब जो होगा ऊपर की तरफ उठेगी, और इस कारण जो है स्थल भाग पर स्थानीय निम्न वायु दाब विकसित हो जाते हैं। और इसके विपरीत समुद्र या झील की सतह पर उच्च वायु दाब होता है। वायु दाबों में अंतर होने के कारण जो है समुद्र से स्थल की ओर वायु चलती ही रहती है, और इसे हम जो है समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर दोपहर से कुछ पहले चलना आरंभ करती है, और इसके जो है तीव्रता दोपहर और दोपहर बाद सबसे अधिक होती है, और इससे शीत पवनों को तटीय भागों को जो है मौसम समकारी प्रभाव पड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को जो है डायग्राम भी दर्शा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो है समुद्री समीर है और दूसरा स्थल समीर है। समुद्री समीर देख रहे होगे कि जो है वायु शीतलन होकर नीचे उतरती है, और बादलों का जो निर्माण होती है, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी ये धूप के मौसम में इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर निम्न दाब जो है उच्च दाब की तरफ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही कंडीशन अगर हम रात्रि के समय देखें तो इसका जो है अलग ही प्रक्रिया होगी, जहाँ पर जो है वायु ठंडी होकर नीचे जाती है, यानी स्थल समीर के अंतर्गत होगा ये, और जल की उष्ण वायु ऊपर उठेगी और जो है समुद्र में निम्न दाब पैदा होगी, और ऊंचाई क्षेत्र पे जो होगा उच्च दाब उत्पन्न होगा। लेकिन पहले चित्र में ऐसा नहीं था, इसका विपरीत था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, जो स्थल क्षेत्र होंगे, उसमें निम्न दाब होंगे, और समुद्री क्षेत्र पे उच्च दाब होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ है और बादल बना है। लेकिन यहाँ पर जो है ठंड के टाइम में जो है रात्रि के समय में ऐसा प्रक्रिया नहीं देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी जो है डायग्राम समझाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। रात के समय स्थल भाग शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। रात के समय स्थल भाग जो है शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, और आसपास के जलीय भाग को भी अपेक्षा तापमान कम होता है। इसके अगर परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर उच्च वायु दाब होता है, और समुद्री भाग जो है निम्न वायु दाब अंततः पवनें स्थल भाग से समुद्र की ओर चला करती है। ऐसे पवनों को स्थल समीर भी कहते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण बात आती है कि रात्रि के समय स्थल भाग जो है शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, और आसपास के तापमान भी कम हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर उच्च वायु दाब होता है, और समुद्री भाग पर निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जिसमें घाटी एवं पर्वतीय समीर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि घाटी एवं पर्वतीय समीर क्या है। देखिए, पवनों की दिशा में दैनिक बदलाव होने वाला अन्य युगल जो है पवनें घाटी एवं पर्वतीय समीर होती हैं। यानी साधारण शब्दों में देखा जाए तो पवनों की दिशा दैनिक बदलाव होते ही रहते हैं, और ये पवनें जो होते हैं घाटी एवं पर्वतीय समीर के अंतर्गत आते हैं। और दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी के अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, यानी दिन के समय पर्वतीय ढाल जो होती है घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है, और इससे ढलानों पर वायु दाब कम और घाटी तल पर वायु दाब अधिक देखने को मिलता है। अंततः दिन के समय घाटी तल के वायु मध्य गति से जो है पर्वतीय ढालों की ओर चल सकती है, और इसे ही घाटी समीर के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यानी दिन के समय घाटी तल से वायु मध्य गति से पर्वतीय ढालों की ओर चल सकती है और इसे जो है घाटी समीर कहते हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सूर्यास्त के बाद जो है पर्वतीय ढालों पर तेजी से ताप का विकिरण हो जाती है। यानी देखा जाए तो पर्वतीय ढालों पर ये देखने को आम मिलती है कि सूर्य अस्त के बाद पर्वतीय ढालों पर तेजी से जो है ताप का विकिरण हो जाता है। अंततः पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्रता से जो है उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। अंततः पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तक की ओर बहने लगती है और इसे जो है पर्वतीय समीर के नाम से जाना जाता है। यानी पर्वतीय समीर किसे कहते हैं? तो पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तल की ओर बहने लगती है, इसे ही हम पर्वतीय समीर कहते हैं। घाटी समीर और पर्वतीय समीर की क्रमश जो है एनावेटिक्स और कैटावेटिक समीर भी कहते हैं। यानी इसका अगर हम देखें तो घाटी समीर को जो है हम एनाबैटिक कहते हैं और पर्वतीय समीर को जो है हम कैटावेटिक समीर भी कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो है इस डायग्राम ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि घाटी और पर्वतीय समीर क्या है। अब देख सकते हो यहाँ पर दिन और रात्रि का समय लिया गया है। पहले अगर डायग्राम में देखोगे तो दिन का समय है जिसमें सूर्य ताप द्वारा ढालों का गर्म होना स्वाभाविक दिखाता है, ठीक है, इसे हम घाटी समीर कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके एरो देखोगे तो घाटी के निचले सतह से ऊपरी सतह की तरफ चलती है। लेकिन वही रात्रि के समय अगर देखोगे तो जहाँ पर पर्वतीय समीर दर्शाया गया है जिसमें विकिरण द्वारा ढाले का ठंडा होना स्वाभाविकता को दर्शाता है। यानी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की तरफ जो है इसकी हवाएं चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये डायग्राम रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गर्म पवनें। आखिर गर्म पवनें क्या होती है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि गर्म पवनों के कई रूपों में जो है इसको विभक्त किया गया है, यानी इसको बदला गया है। गर्म पवनों को हम लू के नाम से भी जानते हैं, फेहान के नाम से भी जानते हैं और चिनकू प्रमुख गर्म प्रकार के स्थानीय पवनों के रूप में भी हम जानते हैं। यानी देखा जाए तो गर्म पवनें 3 रूप से में आप समझ सकते हो। एक तो होता है लू, दूसरा होता है फेहान, तीसरा होता है चिनकू। यानी देखा जाए तो पहला पॉइंट यही आता है लू। आखिर लू होती क्या है? तो आपको ये बता दूं कि लू अति गर्म तथा शुष्क पवने को कहते हैं। यानी जो है लू उसे कहते हैं जब गर्म तेज हवाएं चलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और मान लीजिए बहुत गर्म तेज भाप के जो है पवने चल रही है भाप की तरह, तो ये भाप जो होगी अगर आप हमारे बॉडी से टकराएगी तो हमें जला के रख देगी। यानी तभी जो है लू लग जाती है लोगों को कि जब तेज़ हवाएं चलती है, गरम गरम हवाएं, तो ये जो होती है लू कहते हैं। जो मई और जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानों और पाकिस्तान में चल करती है। तो इसमें देखा होगा आपने मई और जून के महीनों में जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलते हैं जो कि बहुत काफ़ी गर्म होते हैं, उसी को ही हम लू कहते हैं। और उत्तरी मैदानी और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी मात्रा में चलता है और इस पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिला है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और ये सामान्यतः दोपहर के बाद चलती है। इन पवनों के तापमान अगर देखा जाए तो 45 सेल्सियस से जो है 50 सेल्सियस के बीच में मापी गई है। तो लू के जो टेम्परेचर है वो 45 से 55 के बीच में है। यानी जब 45 या 55 टेम्परेचर होगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है लू चल रही है और लू से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई लोगों को तो झुलसा के रख देती है और इसमें पेड़ पौधे बचते नहीं हैं। तो लू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है जो कई जगह एग्जाम में आ जाता है। उसके पश्चात गर्म पवनों के जो दूसरा उदाहरण है फूहान है। आखिर फूहान होती क्या है? तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि फूहान होती क्या है। अगर हम बात करें अलपस्य पर्वतमाला के, जिसमें जो है पवन विमुख यानी उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फूहान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फूहान किसे कहते हैं। यानी देखा जाए तो पवना जो विमुख उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र यानी नीचे की तरफ उतरने वाले तीव्र और झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फूहान कहते हैं। तो आप भूलोगे नहीं फूहान किसे कहते हैं। तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फूहान के नाम से जाना जाता है। स्थानीय वायुदाब जो है प्रबलता के कारण वायु जो है अलपस्य पर्वत के दक्षिण ढलानों पर चलती है और चढ़ते समय इन ढलानों पर कुछ वर्षा भी कर जाती है, परंतु
पर्वतमाला को पार करने के बाद ये पवनें उत्तरी ढलानों पर गर्म पवनों के रूप में नीचे उतर जाती है और इसका तापमान देखा जाए तो 15 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक होता है और ये पर्वत पर पड़ी हिम को पिघला देता है। यानी हिम को पिघलाने में फूहान पवनों के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसकी तापमान 15 से 20 सेल्सियस के अंतर्गत होता है। तो ये पर्वतीय पड़े हुए हिम को पिघलाने के लिए उत्तरदायी होता है और इनसे ही चरगाहा पशुओं को चराने योग्य बन जाता है। और यानी ये पवनें चलती है तो चरगाहा जो बर्फ़ में ढके होते हैं उनको पनपने का मौका मिल जाता है और अंगूरों के शीघ्र पकने में इसे सहायता मिलती है और अंगूर भी इन्हीं पवनों के कारण फूहान के कारण ही बहुत ही शीघ्र पक जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है फूहान के अंतर्गत और ये काफ़ी दिलचस्प भी था इस पवने के बारे में जानना। उसके पश्चात हमारे समक्ष है चिनूक। चिनूक क्या है? देखिए, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरने वाली गर्म पवन को हम चिनूक कहते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उत्तरी गर्म पवने को हम चिनूक कहते हैं। स्थानीय भाषा में चिनूक शब्द का अर्थ होता है हिमभक्षक। हिमभक्षक का मतलब समझ सकते हो, जो हिम को पिघला देता हो, क्योंकि यह हिम को समय पूर्व पिघलाने में समर्थ होता है। यानी ये हवाएं जब चलती है तो हिम बहुत ही साधारण रूप में पिघल जाती है। अंततः यह घास स्थलों को हिमरहित बना देता है। यानी जो घास स्थल होते हैं उसको हिम वहाँ पर रहने नहीं देता है और ये सब किसके कारण होता है? चिनूक की हवाएं के कारण होता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ को पिघला देता है और यहाँ पर घास के मैदान बना देता है, जिससे चरगाहे पर पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध हो जाता है और चरगाहों जो होते हैं वो अपना मवेशियों को यहाँ चरा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में ही देखा गया है और काफ़ी ये ज़रूरी है और इसका साधारण भाषा में देखा जाए तो हिमभक्षक कहते हैं। हिमभक्षक का मतलब ही होता है कि हिम को पिघला देना। उसके पश्चात है ठंडी पवनें। देखिए, ठंडी पवनें शीत ऋतु में हिमाच्छादित पर्वत पर उत्पन्न होती है और ढाल के अनुरूप घाटी की ओर नीचे उतरती रहती है। यानी ठंडे पवनें जो होती है हिमाच्छादित पर्वत पर उच्च होती है और ये ढाल के अनुरूप घाटी की ओर नीचे उतरती है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। इसमें प्रमुख मिस्ट्रल पवन है, यानी मिस्ट्रल पवन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मिस्ट्रल पवनें होती क्या है? तो मिस्ट्रल पवन जो होती है, मिस्ट्रल पवन अल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है और यह फ्रांस में रेन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य भाग की ओर चलती है। मिस्ट्रल बहुत ठंडी, शुष्क एवं तेज गति वाले स्थानीय पवन है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिरा देता है और इस पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियाँ लगा देते हैं। लोगों के घरों के मुख्य द्वार पर और खिड़कियों पे भी भूमध्य सागर की ओर होते हैं, जिससे इस ठंडे पवनों का प्रभाव कुछ कम हो सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो अपने प्रभाव को तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिरा देता है, यानी बर्फ़ जहाँ जमता है उससे भी काफ़ी टेम्परेचर नीचे चला जाता है। और इन पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियाँ लगा देना एक आम बात देखने को मिलता है और लोगों के घरों के मुख्य द्वार पर खिड़कियाँ भी भूमध्य सागर की ओर होता है, जहाँ पर इस ठंडा हवाओं का प्रभाव न पड़ सके। तो आप समझ गए हो इसका अर्थ क्या है। अगर अच्छे समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा।